Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Today in this video I will explain some of the most important topics like what is communication, importance of communication skills, how to improve your communication skills, impacts of bad communication in the workplace, and how communication is important for an organization. And at the end of this session, I will share with you some of the most important tips for effective communication skills. So make sure to watch this video till end so that you don't skip a single useful tip to make your communication skills more effective. So let's start our today's session. इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट today's session. First we will see what is communication. Being able to communicate effectively is one of the most important life skill to learn. कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस स्किल को बहुत ज़्यादा इन्हांस करने की भी ज़रूरत होती है कि इफ़ेक्टिवली आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इन जनरल इन योर लाइफ। और अगर आप जॉब करते हैं तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू स्पीक टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। सो हाउ इट इज़ डिफाइंड? कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। तो एक आप कम्युनिकेट इसीलिए करते हो ताकि अगले बंदे को आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप शेयर कर सको ताकि वो बंदा समझ सके कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या क्या आप बताना चाहते हो। तो ये डिफरेंट इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं। इट कैन बी डन वोकली थ्रू वर्बल एक्सचेंज, यानी आप कुछ अल्फाज को यूज़ करते हुए आप जो है वो अपनी बात कन्वे करो, और थ्रू रिटन मीडिया जैसे बुक्स होती हैं, वेबसाइट्स और मैगजीन्स, इनको भी यूज़ करते हुए जो हम बात कर रहे होते हैं वो भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होती है। और विजुअली भी थ्रू चार्ट्स और ग्राफ्स और मैप्स जो हम लोगों को चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, डिलीवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बली भी जो हम बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे कुछ जेस्चर्स इस तरह के होते हैं, हम कंधे उचकाते हैं या किसी को नोट करना, सिर्फ सर को हिला देना या किसी आंख के इशारे से कुछ कह देना या नोट करना, इस तरह की तमाम चीज़ें, आपकी पिच ऑफ वॉइस कि आप किसी जगह पर आवाज़ को ऊंचा कर देते हैं, किसी बात को जो है वो आप आहिस्ता से बोल देते हैं, आपकी टोन कि आप किस तरह की टोन यूज़ कर रहे हैं, ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं ये हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स है इसकी, या मीन्स भी कह सकते हैं। ऑल ऑफ दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं दैट आर वाइटल फॉर अ सक्सेसफुल कैरियर। तो अगर आप जो है जॉब कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी तरह के भी जो है वो आप काम से वाबस्ता हैं, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, क्लाइंट से बात करनी पड़ती है, तो इट्स वेरी एसेंशियल कि आप के अंदर ये सॉफ्ट स्किल्स मौजूद हों। और ये सॉफ्ट स्किल्स इस तरह के नहीं है कि जो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, यू कैन इम्प्रूव इट इफ़ यू फोकस ऑन इट। ठीक है, अगर आप अपनी चीज़ों को देखते रहो कि आपका किस चीज़ में आपका जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर सकते हो, अपनी जो भी आपकी जो वीकनेस होती है या जो स्किल आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, आप उसको ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके हम देख लेते हैं कि अब द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इतने अहम हैं कि हम इनको जो है वो जो अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते तो वो लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं और इतनी वो तरक्की नहीं कर पाते, जबकि बहुत अच्छी जो कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं वो लोग जल्दी से अपने जो है वो बिज़नेस में भी और जो भी वो जॉब कर रहे होते हैं उसमें हायर लेवल पे चले जाते हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखे हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने की वजह से बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। तो हमें भी देखना चाहिए कि क्या ऐसे क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। Having strong communication skills aids in all aspects of life, from professional life to personal life, कि हमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पर्सनल लाइफ के अंदर भी जो है वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एवरीथिंग दैट फॉल्स इन बिटवीन वो भी जो है वो सारी हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ही आती है। यानी हम जब भी कुछ भी कर रहे होते हैं हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिजल्ट्स फ्रॉम कम्युनिकेशन। कभी जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, यानी
कोई भी आप अपने कोई भी कम्युनिकेशन बिजनेस तो चल ही नहीं सकता कम्युनिकेशन के बगैर, क्योंकि जब भी आप किसी मुआहदे में या किसी एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना पड़ता है और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना पड़ता है, और फिर आप एग्री करते हो उन पार्ट्स के ऊपर, उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर, तो तभी जाके जो है वो एक आप सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो है वो कर पाते हो। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज़ फ्रॉम द पर्सनल लाइफ, और हर एक चीज़ के लिए आपको अच्छी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Good communication skills are essential to allow others and yourself to understand information more accurately and quickly। ठीक है, इसके थ्रू आप जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे तो आप अच्छे एक लिसनर भी होगे और आप अच्छा बोलने वाले भी होगे, तो आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ भी पाओगे और अच्छे तरीके से भी और जल्दी भी चीज़ों को समझ पाओगे। इन कंट्रास्ट पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो उनकी वजह से फ्रीक्वेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आती आपकी बात तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही पैदा होती है। 2016 के अंदर लिंक्डइन ने एक सर्वे कंडक्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। कम्युनिकेशन टॉप द लिस्ट ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर सॉफ्ट स्किल्स अमंग द एम्प्लॉयज़। तो उन्होंने यही शेयर किया, तो उसमें कम्युनिकेशन 57.9% थी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस 56.5%, टीम वर्क 56.49%, और इस तरह से जो है वो दूसरी चीज़ें भी। नाउ लेट्स सी हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्या क्या हमें काम करने हैं कि हम अच्छे तरीके से बोल सकें और अच्छे तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों तक पहुंचा सकें और effectively communicate कर सकें। Here are some pointers to look out for when looking to improve your ability to effectively communicate with others। सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह लें टिप है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल इज़ लिसनिंग। अगर आप अच्छे लिसनर हो तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन सकते हो। टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर। तो गुड लिसनर पहले बनना है, तब आप गुड कम्युनिकेटर आप बन ही जाओगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आप गौर से और हर चीज़ को ध्यान से सुनो और क्लोज अटेंशन देकर वो चीज़ सुनो कि अगला बंदा क्या कह रहा है, और क्लैरिफाई करो तमाम एम्बिग्विटीज़ को बाय रीफ्रेजिंग देयर क्वेश्चंस फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आप क्वेश्चन करो और रीफ्रेज करके उस चीज़ को जो है समझने की कोशिश करो, और फोकसली आप उस चीज़ को लिसन करो कि अगला बंदा आपसे कह क्या रहा है। तो अगर आप गुड लिसनर बन जाते हो तो गुड कम्युनिकेटर भी बन जाओगे, और गुड कम्युनिकेटर बनने से आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। नेक्स्ट चीज़ होती है हमारे पास सेकंड टिप जो है वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है, कन्वे योर मैसेज इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। कम से कम अल्फाज यूज़ करते हुए अपनी बात कह देना ये बहुत बड़ा स्किल है। डू नॉट यूज़ फिलर वर्ड्स एंड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। कभी भी बीच में घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं होती। एक अच्छा जो कम्युनिकेटर होता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेटली शेयर करता है और इतने अच्छे अंदाज में बयान करता है कि उसकी मिसाल नहीं दे सकता इंसान। Rambling will cause the listener to tune out or be unsure of what you are talking about। ठीक है, आपने बात को इधर उधर नहीं घुमाना और लंबी करके उसके मकसद से आपने नहीं हट जाना, बल्कि आप टू द पॉइंट बात करो और अपनी बात अपने लिसनर तक कन्वे कर दो, ताकि उस पर जो भी एक्शन बनता है वो अगला लिसनर जो है वो या ऑडियंस है वो ले सके। अवॉइड स्पीकिंग एक्सेसिवली एंड डू नॉट यूज़ वर्ड्स दैट मे कन्फ्यूज़ द ऑडियंस। तो इस तरह के आप अल्फाज मत यूज़ करें जिससे आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो रही हो, और बहुत ज़्यादा भी जो है बोलना भी नहीं चाहिए। जितना मतलब इतना बोलें कि इतने वर्ड्स पर सेकंड या इतने वर्ड्स पर मिनट बोलें कि जो आराम से जो ऑडियंस है वो सुन सके और उसको इंटरप्रेट भी कर सके। नेक्स्ट जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है थर्ड चीज़ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, एक इंसान है अगर बोलता जा रहा है और उसके अंदर कोई बॉडी के कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो इट मीन्स वो रटी रटाई कोई चीज़ बोल रहा है। तो आपको जो है वो जब भी अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना आई कांटेक्ट आपने ऑडियंस के साथ ज़रूर बिल्ड करना होता है, अदरवाइज़ लगेगा कि इधर उधर हवाओं में बातें कर रहे हैं आप। तो आई कांटेक्ट अपना लाजमी रखें।
अपने हैंड्स के को भी इस्तेमाल करते हुए हैंड्स जेस्चर्स भी यूज़ करें, यानी हाथों का इस्तेमाल करें कुछ भी आपने कहना हो। और वॉच द टोन ऑफ द वॉइस व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। अपनी टोन को भी देखें कि किस जगह पर आपको टोन हल्की करनी है और किस जगह पर थोड़ी लाउड करनी है। और इसी तरह से अ रिलैक्स्ड बॉडी स्टैंस with a friendly tone will aid in making you look approachable by the others। तो हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना रखें, अपनी बॉडी को इस तरह के लुक दें कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहे हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बंदा बिल्कुल घर में बैठा होता है, लाउंज में बैठा होता है, ऐसे भी नहीं, बल्कि एक प्रॉपर अच्छी वाली लुक बॉडी स्टैंस की विद अ फ्रेंडली टोन। आप फ्रेंडली टोन यूज़ करें तो इसकी वजह से ये होता है कि ज़्यादा लोग आपकी बात को सुन सकते हैं। जितना आप अपने आप को रिजर्व रखोगे, जितना अपने आप को अनफ्रेंडली फील कराओगे, उतना ही ऑडियंस आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो है वो फ्रेंडली टोन यूज़ करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सुन सकें। और आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई कॉन्टैक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। लुक द पर्सन इन द आई in the eye to indicate that you are focused on the conversation, but make sure to not stare at the person। यानी आपने एक ही बंदे को घूरते नहीं रहना, बल्कि आप अपने इसकी वजह से वो अनकम्फर्टेबल भी फील कर सकते हैं। तो आपने अपनी जो आई कॉन्टैक्ट है वो इस तरह से बिल्ड करना है कि आप तमाम ऑडियंस को एक प्रॉपरली आप कॉन्टैक्ट रख रहे हो। ये नहीं कि आप एक ही चीज़ को देखी जा रहे हो, तो उससे वो अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स आती हैं। नेक्स्ट फोर्थ टिप जो है वो है कॉन्फिडेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो एक अच्छी कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते। बी कॉन्फिडेंट इन वट यू से एंड इन योर कम्युनिकेशन इंटरेक्शंस विद अदर्स। बीइंग कॉन्फिडेंट कैन बी एज ईजी एज मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, maintaining a relaxed body stance, and talking with consciousness. Try not to make statements sound like questions and avoid trying to sound aggressions or demeaning। तो कॉन्फिडेंट रहना, जो आप बात कह रहे हो इस पर कॉन्फिडेंट रहो। ये भी कहा जाता है कि आप गलत भी बोल रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे ना तो अगला बंदा उसको सही समझेगा। तो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप कहो, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी तमाम इंटरेक्शंस के अंदर आपने कॉन्फिडेंट रहना है। ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम ऊपर देख कर आए हैं कि बॉडी लैंग्वेज जितनी इम्पॉर्टेंट है, आई कॉन्टैक्ट जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फिफ्थ जो चीज़ है वो है ओपन माइंडेडनेस। In situations where you disagree with what someone else has to say, whether it be with an employer or co-worker or a friend, what is effective communication? Effective communication is about more than just exchanging information. It's about understanding the emotions and intentions behind the information. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक्सचेंज करनी है, बल्कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ये होती है कि आपने इमोशंस और इंटेंशंस को भी अंडरस्टैंड करना होता है जो इन्फॉर्मेशन का पार्ट होते हैं, ठीक है। एज वेल एज बीइंग एबल टू क्लियरली कन्वे अ मैसेज, you need to also listen in a way that gains the full meaning of what is being said and makes the other person feel heard and understood। तो आपने अच्छा एक मैसेज कन्वे करने के लिए कन्वे करना कितना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आप अच्छे तरीके से जो है वो दूसरे की बात को सुने और उसको ये फ़ील कराएं कि आप उसको सुन रहे हैं और उसकी आप बात जो वो कर रहा है आप उसको समझ रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे कम्युनिकेटिंग मोर क्लियरली एंड इफ़ेक्टिवली जो है वो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट स्किल्स को जो है वो सीखें ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। जब भी हम अपने किसी भी यानी आप स्पाउस से बात करें, किड्स से या बॉस से या को-वर्कर से, इन तमाम चीज़ों पे जो है वो लर्निंग ऐसी स्किल्स को लर्न करने से आप जो है वो आप अपने कनेक्शंस को बहुत ज़्यादा डीपन कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप ग्रेटर ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आपके रिलेशंस में आएगी जब आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे और अपने टीम वर्क को आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं।
और ये तमाम जो सोशल और इमोशनल जो हमारी लाइफ है, ये तमाम जो है वो एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते? तो कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे कि आप जब स्ट्रेस में होते हो या आपके कोई आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस होते हैं, तो तभी होता है कि या आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों की जो बातें हैं वो आप मिस रीड कर जाते हैं, और आप कुछ इस तरह के सिग्नल्स कंफ्यूजिंग और ऑफ पुटिंग नॉर्मल सिग्नल्स आप कन्वे कर रहे होते हैं कि जिनकी वजह से अगले बंदे को महसूस हो जाता है कि आप जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो इस तरह की चीज़ें या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को काम डाउन रखें, और किसी भी कन्वर्सेशन का पार्ट बनने से पहले अपने आप को बहुत जो है वो पीस में रखें, काम डाउन करें, आप स्ट्रेस में ना हों, आपकी कोई इमोशंस ऐसी ना हो या कोई बात आपके दिमाग में ऐसी ना अटकी हुई हो जिसकी वजह से आप अगले बंदे की बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ ना पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है स्ट्रेस, कि आप जो है वो अगले बंदे की बात सही तरह से सुन नहीं पाते, और लैक ऑफ फोकस भी होता है कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि यू कांट कम्युनिकेट इफेक्टिवली व्हेन यू आर मल्टीटास्किंग। जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं जी, यानी एट अ टाइम आप फ़ोन को भी देख रहे हैं, आप कुछ जो है वो ये भी प्लान करें कि आगे अपने क्या बोलना है, या कोई डे ड्रीमिंग करें आप, या कुछ भी जो है वो इस तरह का, तो यू आर ऑलमोस्ट आप कुछ जो है वो जेस्चर्स नहीं दिखा रहे होते, यानी अच्छे मीनिंग्स भी आप नहीं कन्वे कर रहे होते। तो इसकी वजह से ये होता है कि सिग्नल्स तो अगले बंदे को चले जाते हैं कि आप चीज़ों को फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो डिस्ट्रैक्टेड ना हों, आप फोकस्ड हों, यानी आप जो बात जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, जिस कम्युनिकेशन का कन्वर्सेशन का पार्ट है, तो आप उसको फोकस के साथ आप सुन रहे हो कि अगला बंदा क्या कह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। थर्ड नंबर पे है कि इनकंसिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स का साथ देनी चाहिए। ये नहीं कि आप सर हिला रहे हो येस नो के लिए, और मुंह से आपका निकल रहा है कि आप येस कह रहे हो, तो वो एक अच्छे मीनिंग्स कन्वे नहीं करेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो शुड री एनफोर्स व्हाट इज़ बीइंग सेड, नॉट कॉन्ट्रोडिक्टेड। ठीक है, तो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये बताने उससे ये मीनिंग जाना चाहिए कि जो आप कह रहे हो वो उसके साथ आपकी जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको री करी हो, यानी उसको जो है वो ज़्यादा मीनिंग्स दे रही हो। इफ़ यू से वन थिंग बट योर बॉडी लैंग्वेज सेज समथिंग एल्स, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपके लिसनर को इस तरह के सिग्नल्स आते हैं या इस तरह की फीलिंग आती है कि यू आर नॉट ऑनेस्ट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज फोर्थ पॉइंट है कि नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की वजह से भी ये होता है कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इफ़ यू डिसएग्री विद और डिसलाइक वर्ड्स बीइंग सेड, यू माइट यूज़ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज टू रिबफ द अदर person's message, such as crossing your arms, avoiding eye contact, or tapping your feet. You do not have to agree with or even like what's being said, but to communicate effectively and not put the other person on the defensive, it's important to avoid sending negative signals. जब आप किसी बंदे से उसकी बात से डिसएग्री भी कर रहे होते हो ना, तो आपने इस तरह के सिग्नल्स नहीं शो करने होते कि जिसकी वजह से आपकी जो है वो नेगेटिव मीनिंग्स जा रहे हों, या नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज आपने नहीं यूज़ करनी होती। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि यानी ये कुछ साइंस होते हैं कि जिससे नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है। जैसे आप अपने आर्म्स को क्रॉस करके बैठे हों, आप आई कांटेक्ट ना रखना चाह रहे हो, बार बार आप इधर उधर बाहर अक्सर होता है कि विंडो से बाहर लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं या डोर से बाहर देख रहे होते हैं, इस तरह की जो है वो चीज़ें ना की जाएँ। तो इनसे क्योंकि एकदम जो आपके लिसनर को पता चल जाता है कि दैट ही इज़ नॉट दैट द पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू इन व्हाट यू आर सेइंग, तो इस तरह की फीलिंग्स आपने नहीं देनी होती। हाँ, तो इसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो टिप नंबर 1 है वो है कि बिकम एन एंगेज्ड लिसनर। तो आपने एक बहुत अच्छे लिसनर के तौर पे बिहेव करना है। जब भी व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स वी ऑफन फोकस ऑन व्हाट वी शुड से, हम अक्सर यही कर रहे होते हैं ना, हम सोच रहे होते हैं कि हमें क्या कहना है,
However, effective communication जो है वो is less about talking and more about listening. तो effective communication यही होती है कि आप खुद कम बोलते हो लेकिन आप सुनते हो कि लोग क्या कह रहे हैं. तो listening well means not just understanding the words, the information being communicated, but also understanding the emotions the speaker is trying to convey. तो आपको इन तमाम चीज़ों को भी समझना होता है along with इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन के साथ उसकी तमाम इमोशंस वगैरह को भी समझना, ये एक अच्छे लिसनर के अंदर जब ये बातें आती हैं तो वो एक अच्छा कम्युनिकेटर भी, इफेक्टिव कम्युनिकेटर भी बन जाता है. सिंपल हेयरिंग और एंगेज्ड हेयरिंग के अंदर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है. When you really listen, when you are engaged with what's being said, you will hear this annotation in someone's voice that tells you how that person is feeling and the emotions they are trying to communicate. और जबकि आप जब engaged listener होते हैं तो सिर्फ आप ये नहीं सिर्फ ये नहीं कि आप बेटरली अंडरस्टैंड करें अदर पर्सन को, बल्कि आप साथ साथ ये भी यू विल ऑल्सो मेक दैट पर्सन फील कि आप उसको सुन रहे हो और आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो. तो इस तरह की फीलिंग्स देना भी जो है वो engaged listener के अंदर ये qualities होती हैं which can help a stronger build a stronger deeper connection with your speaker. तो engaged listener जो होता है वो ना सिर्फ अच्छा सुनता है बल्कि वो इस तरह की फीलिंग्स भी देता है कि जिससे स्पीकर को पता चलता है कि वो सुना जा रहा है और उसकी बातों को समझा जा रहा है. तो एक अच्छा engaged listener बनने के लिए भी कुछ टिप्स होती हैं कि आप जो है फोकस करें फुली ऑन द स्पीकर, किसी और चीज़ को नहीं ध्यान में रखें. जब कोई बोल रहा है आपसे, मुखातिब है, आपको समझाने की कोई चीज़ कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी बात को अहमियत दें, आप उसको फोकस करके सुने. और फेवर योर राइट ईयर, ये भी बड़ा कहा जाता है क्योंकि आपका जो लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन होती है वो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर होता है फॉर बोथ स्पीच comprehensions and emotions. Since the left side of the brain is connected to the right side of the body, favoring right ear can help you better detect the emotions वगैरह को समझने में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपका राइट ईयर. ठीक है. तो अवॉइड इंटरप्टिंग और ट्राइंग टू रीडायरेक्ट द कन्वर्सेशन टू योर कंसर्न. तो इस तरह की बात भी नहीं करनी आपने कि आप स्पीकर को इंटरप्ट कर रहे हो और आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने रीडायरेक्ट कर रहे हो कि कन्वर्सेशन को जो है वो आपके कंसर्न्स के मुताबिक जो है वो करें. तो ये भी आपने नहीं करना होता. शो योर इंटरेस्ट इन वर्ड्स बीइंग सेड, और आपने अपना इंटरेस्ट शो करना होता है कि जो स्पीकर बोल रहा है आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं. ट्राई टू सेट असाइड जजमेंट. आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जो है वो दूसरों को जज नहीं करना होता, आपने फुली उनकी बात को अंडरस्टैंड करना होता है. और आपने जो है वो ज़रूरी ये भी नहीं है कि अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो आप जो है वो या पहले से आप उसके लिए जजमेंट बना लें कि ये तो इस तरह का है, इस तरह का है. तो इस तरह की जो है वो जजमेंट्स को भी आपने साइड पे रखना है और अपना फीडबैक जो है वो शेयर करते रहना है. स्किल नंबर 2 होती है कि पे अटेंशन टू नॉन वर्बल सिग्नल्स. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपने जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह के देने होते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं आपकी जो है वो उस चीज़ आपकी अल्फाज को जो है वो साथ देने चाहिए. The non-verbal communication or body language includes facial expressions, body movements and gestures, eye contact, posture, आपका tone of your voice and even your muscle tension and breathing वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो non-verbal signals होते हैं. Developing the ability to understand and use non-verbal communication can help you connect with others, express what you really mean, navigate challenging situations, you build better relationships at home and work. तो आप जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के ऊपर अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपके रिलेशंस पे अच्छे से बिल्ड होंगे और जो है वो आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे. और आप जो है हाउ टू इम्प्रूव योर हाउ यू डिलीवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो कुछ किस तरह से आप जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इस तरह से कि आपके जो नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं वो आपके वर्ड्स के साथ मैच करने चाहिए. जैसे मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था
कि आप अगर जो भी बात कर रहे हो आपके जो बॉडी सिग्नल्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि आपकी बात को रीइंफोर्स कर रहे हो, ना कि वो उसको निगेट कर रहे हो। तो आपने जो है वो ये नहीं कि आप सर से जो है वो नेगेटिव ना करें और आपके वर्ड्स ये होंगे यस यू एग्री। तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आपने अपने नॉन वर्बल सिग्नल्स को जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट रखना होता है कि आपकी टोन, आपकी वॉइस वगैरह जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपको पता चले कि आप किस किस्म की कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कि जैसे आप एक बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो आपकी किस तरह की वॉइस और किस तरह की टोन होगी, और जब एक एडल्ट ग्रुप से आप एड्रेस कर रहे हैं तो आपकी इस तरह की टोन होनी चाहिए। और आपने जो है वो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को जो है वो अवॉइड करना है, यानी ऐसे जेस्चर्स आपने नहीं अप्लाई करने, या इस तरह की आपने फीलिंग्स नहीं शो करनी कि जिसकी वजह से जो है वो अगले बंदे को नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो कन्वे हों। थर्ड स्किल जो है वो है कीप स्ट्रेस इन चेक। अभी फिफ्थ पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ओपन माइंडेडनेस। In situation where you disagree with what someone else has to say, whether it be with an employee or a co-worker or a friend, it is important to sympathize with their point of view rather than simply try to get your message across. तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जो है वो आपने अगर किसी से आप डिसएग्री करते हो तो आपने अगले के पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करना है, और ये नहीं कि आप अपनी बस सिंपली आप अपनी बात पे अड़ जाओ। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है और हर एक को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखने की का हक भी हासिल है। तो हर दूसरे बंदे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें and never resort to demeaning those who do not agree with you। यानी आप उनको डीमीन नहीं करेंगे जो आपकी बात से एग्री नहीं करते। तो हर एक को अपना ओपिनियन रखने का हक है, तो हर एक के ओपिनियन की हमें जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो सिक्स पॉइंट वो भी रिस्पेक्ट ही है। अभी हमने जो फिफ्थ पॉइंट कवर किया है वो है ओपन माइंडेडनेस, यानी आपने ओपन माइंडेडनेस का मुजाहिरा करते हुए आपने अगले की बात को समझना है और उसको जो है वो हक देना है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। आपने ओपन माइंडेडनेस दिखानी है वहाँ पर। और नेक्स्ट जो सिक्स पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि आपने जो है जो भी अगला बंदा जो भी बात कह रहा है उसकी जो है वो आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है बाय पेइंग अटेंशन टू व्हाट दे हैव टू से और यूजिंग पर्सनस नेम एंड नॉट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने दूसरे बंदे की बात को जो है वो अहमियत देनी है और उस बंदे को अप्रिशिएट फील कराना है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और ऑनेस्ट जो है वो रहेगी। रिस्पेक्टिंग व्हाट अदर्स हैव टू से एंड एक्नॉलेज टू देम इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। Being respectful can be as simple as paying attention to what they have to say, using person's name and not being distracted। यानी आपने जब भी किसी से बात करनी है तो आप उसका नाम लेके उसको मुखातिब करें ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। यानी ऐसे आप बात ना करे हो कि वो किसी को समझ ना आए कि वो किसके लिए बात की जाए। या तो आप जनरल बात करोगे या किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बात करोगे तो आप उसका नाम लोगे और उसकी बात को रिस्पेक्ट दोगे। By respecting others, the other person will feel appreciated, which will lead to a more honest and productive conversation। जो सेवन्थ पॉइंट है वो है यूजिंग करेक्ट मीडिया। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें इन पर्सन जाके उसको कहना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप किसी को प्रमोशन किसी की होती है तो बजाय इसके कि आप सिर्फ ईमेल पे कहो, आप उसको बुला के एक हग करो और उसको जो है वो अप्रिशिएट करो और उस चीज़ को उसको बताओ कि ये अचीवमेंट्स थी और ये सारा कुछ है और आपको हम प्रमोट करें। इस तरह की चीज़ें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप ईमेल के थ्रू करो। तो आपने हर मैसेज को देखना है कि या हर कम्युनिकेशन को देखना है कि आपने इसके लिए कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, कौन सा मीडिया यूज़ करना है। There are several different forms of communication to use. It is important to choose the right one. For example, communicating in person about the serious matters
ले ऑफ्स या सैलरी चेंजेस के बारे में बात करनी है इज़ मोर अप्रोप्रिएट देन सेंडिंग एन ईमेल रिगार्डिंग द मैटर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन पर्सन उस बंदे से बात करो और उस चीज़ के साथ उसके साथ ये चीज़ें आप डिस्कस कर लो। अब हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके एक अच्छे करियर के लिए कितना हेल्पफुल हैं और कितनी जो है वो इनकी अहमियत है। Succeeding in your career requires good communication skills. You need to know what you want and how you are going to attain it. तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप चाहते क्या हो और आप इस चीज़ को कैसे अटेन करोगे। अपने गोल्स हमेशा सेट करने हैं आपने। बीइंग एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर कैन हेल्प यू प्रोपेल योर करियर। तो अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो गए तो आप इन चीज़ों को अपने करियर में जो है वो आसानी से अचीव कर लोगे और अपना एक बहुत अच्छी एक डिस्टिंक्टिव पोजीशन आप हासिल कर लोगे थ्रू कम्युनिकेशन। Good communication skills can aid in helping you land an interview and pass the selection process. तो अच्छे communication skills की वजह से आप इंटरव्यू में आराम से जो है वो पास हो सकते हो और सिलेक्शन की प्रोसेस में भी आपको जो है वो चूज़ किया जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स में ये मस्ट होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में रह जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आपकी एरिया है, जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है, आप उस चीज़ को भी स्टडी करो, साथ के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी ज़रूर काम करो, ताकि आपके ये तमाम फेजेस जो हैं वो अच्छे तरीके से पास हो जाएं। और एक अच्छा कम्युनिकेटर ही हर जगह पर कामयाब होता है। जब आप अच्छे तरीके से अपनी बात किसी को समझा पाते हैं ना, तो तभी जो है वो लोग आपको मानते हैं। अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आजकल की दुनिया में तो ऐसे ही है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी नेसेसरी in your personal life and especially in your career. Being able to articulate well provides a significant advantage. To do your job effectively, you have to discuss problems, request information, interact with others, and have a good human relation skills. These are all parts of having good communication skills. तो आपकी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको आप डिस्कस करते हो दूसरों के साथ, इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप रिक्वेस्ट करते हो या शेयर करते हो, आप इंटरेक्ट करते हो डिफरेंट लोगों के साथ, मीटिंग्स कंडक्ट करते हो, और हर तरह के जो है वो लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गुड कम्युनिकेशन आप सिर्फ इंग्लिश बोलोगे तो आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होगी, दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो है ये भी ज़रूरी है कि जो आप कहना चाहते हो उसको अच्छे तरीके से अगर आप अगले बंदे तक पहुंचा पाते हो, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, किसी भी मोड को यूज़ करते हुए, नॉन वर्बल वर्बल जो भी आप यूज़ करते हो, अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे तो आप हमेशा कामयाब रहोगे। अब हम देख लेते हैं कि बैड कम्युनिकेशंस की वजह से वर्क प्लेस पे आपको किन किन नुकसानात का या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन ड्राइव्स वर्क प्लेस सक्सेस। Although the determinants of poorly communicating with others may not be apparent in the short term, it has a crippling effect on the workplace in the long term. Here are some signs of bad communication. ये ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन की बैड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो एकदम से आपके सामने इसके जो है वो बैड इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, बल्कि ये थोड़े टाइम से आपको पता चलना स्टार्ट होते हैं। जब आप किसी चीज़ में एंटर होते हैं तो स्टार्टिंग में तो ये होता है कि लोग आपको जान भी नहीं रहे होते, और इस वजह से आपको थोड़ा रूम भी मिल जाता है कि क्योंकि आप न्यू होते हो, तो स्टार्टिंग में हर एक को होता है कि थोड़ी शाइनेस और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं रहनी चाहिए। ये बहुत जल्दी आपको जो है ना इस तरह के स्किल्स भी डेवलप करने पड़ते हैं अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन स्किल्स के। आप जल्दी से घुल मिल जाओ और एक अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू आपको रिलेशंस बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है। आप अपने टीममेट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना लेते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। तो हम देख लेते हैं कि क्या ऐसे साइंस होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि बैड कम्युनिकेशन के क्या साइंस हैं। तो देख लेते हैं। लैक ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, using the incorrect mediums to convey the important messages. Next होता है हमारे पास passive aggression communication होती है। lack of follow through and consideration, तो चीज़ों को अगर आप follow through नहीं करते और उन चीज़ों को consider नहीं करते तो ये भी bad communication के अंदर consider की जाती है। blaming and intimidating, blame करना किसी और को, अपनी गलती की बजाय किसी और पे डाल देना,
और फेलिंग टू लिसन, आप अच्छे तरीके से सुनते नहीं और अपनी ही बात सुनाने की कोशिश करते हो, तो ये भी बैड कम्युनिकेशन का एक साइन है। और अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। Effective communication is significant for the managers in the organization so as to perform the basic functions of management, for that is planning, organization and leading and controlling. सबसे पहला क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइज करता है और लीडिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो इन तमाम स्टेप्स को या बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि एक मैनेजर इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके और वो अपनी टीम से इन तमाम चीज़ों पे जो है वो फीडबैक भी ले सकते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर द मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजर्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजरियल फंक्शंस जिनमें आते हैं, हमारे पास सबसे पहला होता है प्लानिंग। कोई भी आप प्लान सबसे पहले बनाते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर लीड करते हो और फिर उसको कंट्रोल करते हो। तो ये तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजर जो है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसके अंदर मौजूद हो, यानी वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का स्किल उसके अंदर लाजमी हो। कम्युनिकेशन हेल्प्स द मैनेजर टू परफॉर्म देयर जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कम्युनिकेशन सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर प्लानिंग। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैनेजर्स के लिए ख़ास तौर पे कि ताकि वो अपनी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरह से कर पाएँ, अपनी टीम को अच्छे तरीके से गाइड कर पाएँ। ज़ाहिर बात है वो कम्युनिकेट करेंगे तो टीम को पता चलेगा किस तरह के टास्क हमसे चाह रहे हैं और क्या वो मिस्टेक कर रहे हैं और किस तरह से उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो थ्रू कम्युनिकेशन ही पॉसिबल हैं। कम्युनिकेशन जो है वो प्लानिंग स्टेप्स पे जो है वो एक फाउंडेशन का काम करती है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग के लिए। आप यही करते हो कि आप एक जो भी आपने प्लान बनाना होता है उसके अंदर आप तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते हो या जो भी होते हैं क्लाइंट्स, आप उनके साथ डिस्कशन करते हो और प्रॉपर एक प्लान तैयार करते हो। All the essential information must be communicated to the managers who in turn must communicate the plans so as to implement them. तो नेक्स्ट स्टेप के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी जाते हो तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप उसको कम्युनिकेट करते हो और लोगों को आप बताते हो कि मेरा ये प्लान है और उस पर अग्री करते हुए उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट होती है। ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द अदर्स अबाउट देयर जॉब टास्क, यानी जब आप नेक्स्ट थर्ड स्टेप सेकेंड स्टेप सॉरी ऑर्गेनाइजिंग पे काम कर रहे होते हो तो इसमें भी जो है वो आपको देखना होता है कि टास्क को जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाना है। सिमिलरली लीडर्स एज मैनेजर्स मस्ट कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद देयर सबऑर्डिनेट्स सो एज टू अचीव द टीम गोल्स। कंट्रोलिंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट रिटन और ओरल कम्युनिकेशन। तो और चीज़ें कंट्रोल भी तब तक नहीं हो सकती जब तक आप जो है वो किसी को आप रिटन में या ओरली आप उस चीज़ को कम्युनिकेट ना करो। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और एक मैनेजर के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एक नागुज़ीर चीज़ है, यानी इज़ मस्ट। एक मैनेजर को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का स्किल आना चाहिए। मैनेजर्स डिवोट अ ग्रेट पार्ट ऑफ देयर टाइम इन कम्युनिकेशन, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने मैनेजर्स का काम ही होता है कि मैनेज करना उन्होंने टीम को। खुद तो वो बैठ के इस तरह काम नहीं कर रहे होते, उनको लीड करना होता है, उनको अपनी टीम को बताना होता है कि ये काम करना है, इस तरह से करना है और इतने टाइम में करना है। तो इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए वो या तो वो रिटन में लिख के देगा, ईमेल करेंगे, या तो वो आपको वर्बली बताएंगे। तो इन कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दे जनरली डिवोट अप्रॉक्सीमेटली 6 hours पर डे इन कम्युनिकेटिंग। तो उनके जनरली एक सर्वे के मुताबिक 6 hours पर डे जो है वो एक मैनेजर सिर्फ कम्युनिकेशन में गुजार रहा होता है। तो उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे स्पेंड ग्रेट टाइम ऑन फेस टू फेस और टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस विद देयर superiors, subordinates, colleagues, customers, or suppliers. Managers also use written communication in the form of letters, reports, and memos
वेयर एवर ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पर आपकी ओरल कम्युनिकेशन की ही ज़रूरत हो, अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। जैसे आप लेटर्स लिख रहे होते हो, आप रिपोर्ट्स लिख रहे होते हो, मेमोज लिख रहे होते हो, आप ईमेल्स कर रहे होते हो, फॉलोअप्स कर रहे होते हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो तमाम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। दस वी कैन से दैट, ये कह सकते हैं हम कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का। विदाउट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स कम्युनिकेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे उसके अंदर ब्लड होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इतनी ही अहमियत एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन की होती है। तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का ब्लड के तौर पे बिहेव कर रही होती है। सो ये जुमला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि हाउ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस चीज़ को अगर मैं समराइज़ करूँ कि हमारे क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इन कुछ चंद पॉइंट्स के अंदर होगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन प्रमोट्स मोटिवेशन by informing and clarifying the employees about the task to be done and the manner they are performing the task and how to improve their performance if it is not up to the mark। तो कम्युनिकेशन की वजह से यही होता है कि आप जो है वो मोटिवेशन प्रमोट कर सकते हो। मोटिवेशन यानी अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हो। उनको एम्प्लॉयज़ को जो है वो आप इन्फॉर्म कर सकते हो, उनको क्लैरिफाई कर सकते हो कि क्या क्या टास्क उनको करने हैं और किस किस तरह से करने हैं और किस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, ताकि जो है वो एक स्टैंडर्ड्स जो सेट किए होते हैं उनके मुताबिक जो है वो टास्क को परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके थ्रू आप जो है वो मोटिवेशन को भी मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को। Communication is a source of information to the organizational members for decision making process, as it helps identifying and assessing the alternative course of action। तो communication जो है वो एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी काम करती है कि जब आप भी डिसीजन ले रहे होते हो, आप अंधाधुंध नहीं ले रहे होते हो, आप चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे होते हो, आइदर थ्रू ग्राफ्स आप चीज़ों को बता रहे होते हो कि ये ट्रेंड्स हैं, ये चीज़ हमारी डिक्लाइन की तरफ जा रही है और ये चीज़ बहुत अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा है, रेवेन्यू इस साल का कम है, इस महीने क्वार्टरली आप कंपैरिजन करके दिखा रहे हो। तो ये तमाम चार्ट्स, ग्राफ्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन का एक पार्ट हैं और ये थ्रू ग्राफिक्स या विजुअल कम्युनिकेशन की कैटेगरी के अंदर ये चीज़ें तमाम फॉल करती हैं। तो कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन altering individuals attitude, that is a well informed individual will have better attitude than a less informed individual। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप इंडिविजुअल्स का जो है वो एटीट्यूड भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी एक वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल जो है वो इसका बहुत अच्छा एटीट्यूड होगा देन अ वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल। तो हमेशा अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखें, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए टू बेटर अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड कम्युनिकेट भी आप फिर अच्छे तरीके से कर पाओगे। ऑर्गेनाइजेशनल मैगजीन, जर्नल्स or meetings and various other forms of oral and written communication help in molding the employees attitude। तो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से जो है वो आप अपने एम्प्लॉयज़ का जो है वो एटीट्यूड मोल्ड कर सकते हैं, उनको एक बहुत अच्छा प्रोफेशनली आप प्रोफेशनल एम्प्लॉय बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो कम्युनिकेशन जो है वो सोशलाइजिंग में भी आपको हेल्प करती है, यानी आप रिलेशंस बिल्ड करते हो, लोगों के साथ बातचीत करते हो। In today's life, the only presence of another individual fosters communication। It is also said that one cannot survive without in communication। communication के बगैर आप survive नहीं कर पाते, क्योंकि आप communicate करते हो तो तभी आपको चीज़ें मिलती हैं। अदरवाइज़ कोई नहीं बोलेगा तो कोई चीज़ उसको कोई ला के नहीं देता। अगर आपको भूख भी लगी है तो या तो आप खुद उठ के जाओगे या तो किसी को कहोगे, या इसी तरह कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए कम्युनिकेशन is very essential। As discussed earlier, communication also assists in molding, in controlling process। As discussed earlier, communication also assists in controlling process।
इट ऑल्सो हेल्प्स कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स बिहेवियर इन सेवरल वेज, कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू आप चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. There are various levels of hierarchy and certain principles and guidelines that employee must follow in an organization. तो आप ये तमाम चीज़ें बनाते हो कि ये कुछ लेवल ऑफ हायरार्की है, यानी आपने किसको रिपोर्ट करना है, उसके वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, तमाम हायरार्की को आपने फॉलो करना होता है कि जीएम होता है, एसएम होता है, एएम होता है, फिर सबऑर्डिनेट्स जो भी होते हैं. तो आपने एक प्रॉपर हायरार्की का ख्याल रखना होता है, और कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ गाइडलाइंस ऐसी होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना देती है, कि जिनका फॉलो करना एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो ये पॉलिसीज़ वगैरह ये सारा कुछ बनाना, ये तमाम जो है वो चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब आप अच्छे तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कम्युनिकेट कर पाते हो. तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो रिक्वायर्स मैनेजरियल प्रोफिशेंसी इन डिलीवरिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. तो इफेक्टिव और एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तमाम मैसेजेस को डिलीवर भी कर सको और उनको रिसीव भी कर सको. A manager must discover various barriers to communication, analyze the reasons for their occurrence and take preventive steps to avoid those barriers. ठीक है, आपने साथ साथ अपने ऊपर भी काम करते रहना होता है कि हाँ, एक एज अ मैनेजर भी आपको ये डिस्कवर करते रहना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन में क्या कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, उनको उनकी रीजंस आप एनालाइज करें कि क्यों ऐसा होता है कि मैं इस चीज़ की वजह से नहीं कम्युनिकेट कर पाता. और फिर यही नहीं, यहाँ तक ही नहीं छोड़ देना होता, तमाम चीज़ों को अगर आपको एनालाइज कर लेते हो कि ये बैरियर्स हैं, तो आपने इस तरह के स्टेप्स लेने होते हैं कि जिनके थ्रू आप उन बैरियर्स को जो है वो क्रॉस कर सकें और उनको जो है वो ख़त्म कर सकें. दस द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर इज़ टू डेवलप एंड मेंटेन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजर के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यही होती है कि वो अपने अंदर डेवलप करे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को और मेंटेन भी करे. ठीक है, तो तभी जो है वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन सकती है. नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनके थ्रू हम अच्छी जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन. डू यू वांट टू कम्युनिकेट बेटर? ये हर एक इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए. इफ़ द आंसर इज़ येस, तो देयर आर सम टिप्स on how to improve your effective communication skills. और ये चीज़ें तो डेवलप करने से भी आती हैं और ये कुछ गॉड गिफ्टेड भी होती हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन को हमने देख लिया. अब हम देख लेते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन. सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, वो सिर्फ कम्युनिकेशन हो सकता है. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है कि आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से जो है वो अगले तक पहुंचा सको. तो इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन भी देखेंगे. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस एंड इंटेंशंस बिहाइंड द इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अंडरस्टैंड करो कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है या जो आप दे रहे हो उसके साथ कौन से इमोशंस और कौन सी इंटेंशंस वाबस्ता हैं. तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए जब आप बात करोगे, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. as well being uh, as well as being able to clearly convey a message, you need to also listen in a way that gains the full meaning of what's being said and makes the other person feel heard and understood. तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप जैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लियरली किसी मैसेज को कन्वे कर पाओ. इसके साथ दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो होती है कि आप अच्छे तरीके से सुन सको कि अगला बंदा आपसे क्या कहना चाह रहा है, और दूसरे बंदे को इस तरह की फीलिंग्स दें कि उसको पता चले कि आप उसको सुन रहे हैं, आप उसकी बात को समझ रहे हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन साउंड्स लाइक इट शुड बी. थर्ड स्किल जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कीप स्ट्रेस इन चेक. तो आपने जब भी आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करने लगें या कोई भी मीटिंग स्टार्ट करने लगें या कम्युनिकेशन स्टार्ट करने लगें, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि आप स्ट्रेस में ना हो, आप बिल्कुल काम स्टेट के अंदर हों.
If you can quickly relieve stress and return to a calm state, you will not only avoid regrets, but also in many cases you will also be able to calm the other, help to calm the other person as well. तो जब अगर आप खुद स्ट्रेस में होंगे, अगर कोई दूसरा भी जो है वो आपको कोई नेगेटिव बात या कुछ गलत कह देगा, तो आप एकदम जो है वो लड़ाई पे उतर आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप काम डाउन हो, यानी आप काम स्टेट के अंदर हो, ताकि अगर कोई दूसरा जो है वो उसको हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको भी काम डाउन कर सकें। इट्स नॉट ओनली व्हेन यू आर इन अ काम रिलैक्स स्टेट दैट you will be able to know whether the situation requires a response or whether the other person signals indicate it would be better to remain silent. In situations such as a job interview, business presentations होती हैं, हाई प्रेशर मीटिंग्स होती हैं, और इंट्रोडक्शन टू आ loved ones, family, for example, it's important to manage your emotions, think on your feet, and effectively communicate under pressure. आपको इस तरह के जो है वो यूज स्टालिंग टैक्टिक्स टू गिव योर सेल्फ टाइम टू थिंक, ask for a question to be repeated or for the clarification of the statements before you respond, और pause कर सकते हो, pause to collect your thoughts. Silence isn't necessarily a bad thing. तो ज़रूरी नहीं है कि साइलेंस जो है वो एक बुरी चीज़ है। जब आप अगर खामोश होते हैं और अपनी कुछ थॉट्स को कलेक्ट करते हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। पॉजिंग कैन मेक यू सीम मोर इन कंट्रोल देन रशिंग योर रिस्पॉन्स। तो ये नहीं कि एकदम जो है वो आप अपने जवाब देना स्टार्ट करते हैं। बेशक थोड़ा सा पॉज करके आप अपनी थॉट्स को कलेक्ट कर लें, उसके बाद आप बोलें, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप बताएं। मेक वन पॉइंट एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल और सपोर्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखें जिसको आप एग्जाम्पल के थ्रू और सपोर्टिंग जो है वो कंटेंट के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन करें। इफ़ योर रिस्पॉन्स इज़ टू लॉन्ग और यू वेफल अबाउट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स, यू रिस्क लूजिंग द लिसनर्स इंटरेस्ट। और follow one point with an example and then gauge the listener's reaction to tell if you should make a second point. तो आप जो है वो वन बाय वन अपने जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लिसनर तक पहुंचाएं और इफ़ेक्टिवली पहुंचाएं। ये नहीं कि आप इस तरह से पॉइंट्स को बता रहे हो कि अगले को समझ ही ना रही हो कि कौन कौन से इसके पॉइंट्स हैं। आपकी थॉट्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू है तब आप उसको जो है वो अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। नेक्स्ट जो है वो चीज़ है वो डिलीवर योर वर्ड्स क्लियरली। इन मेनी केसेस हाउ यू से समथिंग कैन बी एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट यू से। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ज़रूरी ये नहीं होता कि आप क्या कह रहे हो, बल्कि इम्पोर्टेंट ये होता है स्पीक क्लियरली, हमेशा क्लियरली बोलें, मेंटेन एन इवन टोन एंड मेक आई कॉन्टैक्ट एज वेल, कीप योर बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड एंड ओपन रखें, और जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो अपनी बात को कन्वे करें। रैप अप विद अ समरी, हमेशा अपनी बात को जो है कंक्लूड करने से पहले कंक्लूड करें, यानी एंड जो है वो अपनी बात को समराइज़ करें और तब जो है वो स्टॉप करें। समराइज़ योर रिस्पॉन्स एंड देन स्टॉप टॉकिंग even if it leaves a silence in the room. You do not have to fill the silence by continuing to talk. ये नहीं होता कि आप बोलते ही जाओ कि खामोशी हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि आप अपने एक जो कम्युनिकेशन आपने या कन्वर्सेशन स्टार्ट किया तो उसको आप एक अच्छे तरीके से समराइज़ करो और फिर उसको स्टॉप करो। और यहाँ पर स्ट्रेस रिलीफ के लिए कुछ इफ़ेक्टिव जो है वो टिप्स हैं, या कोई क्विक जो है वो स्ट्रेस रिलीफ जो है वो कैसे पॉसिबल है। when a conversation starts to get heated, you need something quick and immediate to bring down the emotional intensity. By learning to quickly reduce the stress in the moment, you can safely take the stock of any strong emotions you are experiencing, regulate your feelings, and behave appropriately. रिकोगनाइज व्हेन यू आर बिकमिंग स्ट्रेस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आप जो है वो इस टाइम पे स्ट्रेस में हो। तो योर बॉडी विल लेट यू नो इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड एज यू कम्युनिकेट। आर योर मसल्स और स्टमक टाइट? आर योर हैंड्स क्लेंच्ड? इज़ योर ब्रीथ शैलो? आर यू फॉरगेटिंग टू ब्रीथ? तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें होती हैं उनसे आपको पता चल जाता है कि आप जो है वो स्ट्रेस में हो। तो ज़रूरी है कि आप पहले स्ट्रेस के इस फेज़ से निकलो, अपने आप को काम डाउन करो, और फिर जो है वो आप किसी भी कम्युनिकेशन का या किसी भी कन्वर्सेशन का जो है वो या मीटिंग का पार्ट बनो।
टेक अ मोमेंट टू काम डाउन. अगर आप स्ट्रेस में हो तो सबसे पहले अपने आप को काम डाउन कर लो बिफोर डिसाइडिंग टू कंटिन्यू अ कन्वर्सेशन और पोस्टपोन इट. Bring your senses to the rescue. The best way to rapidly and reliably relieve stress is through the senses. Sight यानी sight, sound, टच, टेस्ट और स्मेल के थ्रू और मूवमेंट के थ्रू अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें. अपने मसल्स को रिलैक्स करें और कुछ जो है वो कुछ अच्छा सा रिकॉल करें जो कुछ अच्छी फीलिंग्स आपको देता हो. कुछ ऐसे मोमेंट्स या कुछ ऐसी पिक्चर्स आप देख लें या कुछ सुन लें. इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपको रिलैक्स फील कराती हो, आप उसके साथ इन टच हो जाएं और अपने आप को जो है वो काम डाउन कर लें. Look for the humor in this situation. When used appropriately, humor is a great way to relieve stress when communicating. When you or those around you start taking things too seriously, तो इसकी वजह से ये होता है too seriously, find a way to lighten the mood by sharing a joke or an amusing story. आप एक दूसरे को सुनाना शुरू कर दो तो जो है वो एक अच्छे फिर आप बेहतर फील करोगे, आप काम डाउन हो जाओगे, स्ट्रेस आपका ख़त्म हो जाएगा. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो जोक्स वगैरह सुना लें या सुन लें और कुछ इस तरह की स्टोरी किसी से सुन लें या अपनी सुना दें. बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़. हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार रहें. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं. समटाइम्स इफ़ you can both bend a little, you will be able to find a happy middle ground that reduces the stress level for everyone concerned. If you realize that the other person cares much more about an issue than you do, compromise may be easier for you and a good investment for the future of the relationship. तो ज़रूरी होता है कि रिलेशनशिप के अंदर एक को सरेंडर करना पड़ता है, एक को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ताकि दूसरा बंदा जो है वो रियलाइज़ कर पाए या वो उसके लिए थोड़ा ईज़ पैदा कर सकें आप. तो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट बैड. तो जिन चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ज़रूर करें. agree to disagree if necessary and take a time away from the situation so everyone can calm down. Go for a stroll outside if possible or spend a few minutes meditating. Physical movement or finding a quiet place to regain your balance can quickly reduce stress. तो आप जो है वो एक किसी खामोश जगह पर चले जाएं. इट्स बेस्ट कि आप जो है वो दोबारा जो है वो स्ट्रेस से निकल आएंगे और आप जो है वो फिजिकल मूवमेंट ऐसी रखें, ऐसे हलकदमी करें, अच्छे लोगों से मिलें, कुछ देर सुकून से बैठे किसी जगह पर और अपनी थॉट्स को कलेक्ट करें और अपने आप को उस फेस से निकालने की कोशिश करें. तो डेफिनेटली नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. आप उस फेस से ज़रूर निकल आओगे. नेक्स्ट जो स्किल है, फोर्थ स्किल, वो है assert yourself. Direct, assertive expressions make for the clear communication and can help boost your self-esteem and decision-making skills. Being assertive means expressing your thoughts, feelings, and needs in an open and honest way, while standing up for yourself and respecting others. It does not mean being hostile, aggressive, or demanding. Effective communication जो है वो is always about understanding the other person, not about winning an argument or forcing your opinion on the other. It's just understanding the other person. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी इसको देखा था. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती ये है कि आप अच्छे तरीके से अगले बंदे की बात को अंडरस्टैंड कर सकें, उसके इमोशंस को और उसके इंटेंशंस को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर कर रहे हैं. ये ज़्यादा है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आप अगले बंदे की बात को अंडरस्टैंड कर सकें. ये भी नहीं कि आपने जो है वो कोई आर्ग्यूमेंट आपने बहस में आपने जीतना है या अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू पे दूसरों को कायल करना है, बल्कि आपने अच्छे तरीके से लोगों की बात को समझना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है कि वो ये जो बात कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है. इस तरह की चीज़ों को जो है आपने एक्सप्लोर करना है. वैल्यू योर सेल्फ एंड योर ऑप्शंस. They are as important as anyone else.
तो अपनी बात को आपने बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है और अपनी ऑप्शंस को भी आपने जो है वो कंसिडर करना है। ये नहीं कि आपने सारी बातें दूसरों की भी सुननी है, अपनी भी देखनी है, अपनी भी सुनानी है और दूसरों की भी सुननी है। पहले सुननी है और फिर अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को भी कन्वे करना है। इस बात का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो अपने ही ओपिनियंस को जो है वो ओपिनियंस को अपने दूसरों पे थोप देना है, ऐसे नहीं है, बल्कि आपने अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे करना है। और अगर कोई डिसएग्री करता है तो उसको हक है कि वो डिसएग्री कर सके, क्योंकि हर बंदे का अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। नो योर नीड्स एंड वांट्स, अपनी आपको नीड्स का भी पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपके क्या राइट्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा पहले से मालूम होनी चाहिए। एक्सप्रेस नेगेटिव थाट्स इन अ पॉजिटिव वे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नेगेटिव चीज़ों को भी आप इन जो है वो पॉजिटिवली जो है वो कन्वे कर पाओ। और रिसीव फीडबैक पॉजिटिवली, अगर कोई आपसे मिस्टेक भी हुई है, कुछ भी गलत भी हो गया और उसके ऊपर कोई आपको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है कि आप ये चीज़ गलत आपने कर दी थी, तो आप उसको एज अ पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव वे लो कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव करोगे। तो फीडबैक को जो है वो पॉजिटिवली आप रिसीव करें। और हम फिर देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू जो है वो हम असर्टिव कम्युनिकेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एम्पैथेटिक assertion conveys sensitivity to the other person. First recognize the other person's situation और feeling, जैसे मैंने ऊपर बात की कि आपने अगले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे छुपी जो सिचुएशन है और जो फीलिंग्स हैं उनको आपने समझना है। Then state your needs or opinion. I know you have been very busy at work. This is an example कि आप इस तरह से चीज़ों को बोलो कि जैसे I know you have been very busy at work, but I want you to make time for us as well. तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन डेवलपिंग असर्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट और सेकंड हमारे पास टिप ही यही है कि एस्केलेटिंग assertion can be employed when your first attempt are not successful. You become increasingly firm at time progress, which may include outlining consequences if your needs are not met. For example, if you don't abide by the contract, I will force to pursue legal action. तो ज़रूरी नहीं होता escalating assertion का मतलब यही है कि अगर जो है वो एम्पैथेटिक assertion के थ्रू आपका काम नहीं होता, यानी आपने एक दफ़ा कोशिश की कि आप जो है वो इस काम को करवा सकें उस शख्स से, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा, फिर भी नहीं उसने रिस्पॉन्स दिया आपके फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे, तो फिर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको जो है वो इस तरह से जो है वो मैसेज दें या इस तरह की जो है वो कन्वे करें कि इफ़ यू डू नॉट अबाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट आई विल बी फोर्स टू परस्यू लीगल एक्शन, कि अगर आप इस तरह से काम नहीं करेंगे या इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो अगर आप पास नहीं रखेंगे तो मैं कोई भी लीगल एक्शन जो है वो कर सकता हूँ, मुझे ये हक हासिल है। और नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ है वो है प्रैक्टिस असर्टिवनेस। Practice assertiveness in lower risk situation is to help build up your confidence, or ask family or friends if you can practice assertiveness techniques on them first. तो सबसे पहले आप उनके ऊपर जो है वो assertiveness की टेक्निक्स को जो है वो अप्लाई करेंगे, तो इससे ये होगा कि रिस्क सिचुएशन जो है वो कम हो जाएगी और कॉन्फिडेंस ज़्यादा आपका बिल्डअप हो जाएगा। विद दिस हम जो है वो इन तमाम टॉपिक के एंड पे आ चुके हैं। आई विल जस्ट समराइज़ कि आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या होती है, तो कम्युनिकेशन जो है वो हमने उसको देखा कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थ्रू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आप किसी भी किस्म के जो है वो टास्क में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो आप एक अच्छी जो है वो पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। तो इसके साथ ही आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।